गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पॉलिटी का सेकंड चैप्टर भारत के संविधान पे विदेशी प्रभावों का स्रोत ये हम पढ़ने जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। तो जैसे कि आप बच्चों जानते हैं कि भारत का संविधान जो है वो मेनली 1935 के अधिनियम को मूलतः उससे ही धारण किया गया है। लेकिन भारत की सबसे अच्छी खासियत ये है कि किसी भी देश के अच्छे मूल तत्वों को भारत ने अपने संविधान में समाहित करने में किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति जाहिर नहीं की। यानी भारत के संविधान ने वो प्रत्येक चीज़ का आदर किया जो दूसरे देश के संविधान में अच्छी चीज़ें थी। जैसे अगर हम बोलें तो जैसे आपने एक वर्ड मैंने अभी लास्ट टाइम पे पढ़ाया होगा, धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र में। तो धर्मनिरपेक्षता जो है ये कहाँ से लिया गया है, जिसको पंथ निरपेक्षता बोलते हो। पंथ निरपेक्षता हमारे भारत के संविधान में लिया गया है अमेरिका के संविधान से। सेम ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति और तुम्हारा ये लोकसभा प्लस आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा, लोकसभा और जो राष्ट्रपति है, तीनों से मिलके जो संसद बना है और इसकी जो शासन पद्धति है जिसको संसदीय शासन पद्धति के नाम से जानते हो, तो संसदीय शासन पद्धति हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में जो संशोधन होते हैं उन संशोधनों को कहाँ से संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लेंगे। सेकंड, आप जो पढ़ते हो कि आपातकाल लग जाता है, कर्फ्यू अलर्ट लगा देते हैं, तो आपातकाल की जो शक्तियाँ हैं ये हमारे जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का राज्यसभा में 12 मेंबर्स को पुटअप करने का जो डिसीजंस है ये हमारे आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो 1 बाय 1 हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे कि कौन से मूल स्रोत को किस संविधान के द्वारा कहाँ से ग्रहण किया गया है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम नाउ स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहले भारत का संविधान उन्नीस सौ 1935 के शासन अधिनियम से अक्षरांश ग्रहण किया गया है। तो भारत का जो संविधान है वो बच्चों पर्टिकुलर आपका जो डिक्टो उठाया गया है वो कहाँ से उठाया गया है,
1935 के अधिनियम से। तो एक बार अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है। भारत के संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है। तो आप उसमें क्वेश्चंस में आंसर को टिक करोगे। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव भारत के संविधान पे सबसे ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद में देखेंगे तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया है। ब्रिटिश के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से, तो ब्रिटिश के संविधान से जो पॉइंट लिए गए हैं उनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें संसदीय शासन प्रणाली। तो बच्चों, संसदीय शासन प्रणाली जो है ये कहाँ से ली गई है, ये हमारे ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो बोलेंगे ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। उसके बाद में एकल न्यायिक प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली बच्चों कहाँ से ली गई है, ये भी आपके ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। एकल न्यायिक प्रणाली का मतलब ये है कि 25 हाई कोर्ट्स के ऊपर एक सर्वोच्च संस्था यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो 25 हाई कोर्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितने हैं, सिर्फ एक है। तो 25 हाई कोर्ट्स का जो डिसीजंस है सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। इसको एकल न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत लिया जाता है और एकल न्याय प्रणाली हमारी ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। इसके बाद में विधि निर्माण प्रक्रिया। तो विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी आपकी संविधान, ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। विधि निर्माण प्रक्रिया बच्चों कहाँ से ली गई है, ये भी आपकी ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। विधि निर्माण का मतलब क्या होता है, कोई भी नियम कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, कोई भी नियम कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटिश के संविधान से उसको ग्रहण किया गया है। ठीक है, यानी विधि निर्माण जो है ये आपका कहाँ पे चल रहा था, ब्रिटिश के संविधान से। और विधि बनाने की जो प्रक्रिया है ये हमारे भारत ने कहाँ से अडॉप्ट की है, तो ये हमारे भारत ने ब्रिटिश के संविधान से इसको ग्रहण किया है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, तो आपको पता है कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, ये भी ब्रिटिश के संविधान से। अमेरिका के संविधान में क्या है, अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता के बीच में बच्चों जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जब हम बात एकल नागरिकता की करते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हम भारत के नागरिक होते हैं, अपने प्रांतों के नागरिक नहीं होते हैं। तो बच्चों आपने क्या समझा कि जब हम एकल नागरिकता की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम भारत के नागरिक होते हैं, अपने प्रांतों के नागरिक नहीं होते हैं। जैसे अगर आप एमपी में रहते हो तो सिर्फ भारत के नागरिक हो, आप एमपी के नागरिक नहीं हो। आप यूपी में रहते हो तो सिर्फ भारत के नागरिक हो, आप यूपी के नहीं हो। गोवा में रहते हो, सिक्किम में रहते हो, मेघालय, एवरीवेयर आप कहीं पर भी रहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप भारत के नागरिक हैं, आप उन प्रांतों के नागरिक नहीं हैं। इसको बोलते हैं एकल नागरिकता।
अगर आप अपने प्रांतों के नागरिक होते हुए आप देश के भी नागरिक होते तो उस कंडीशन में हम बोलते कि आप दोहरी नागरिकता के अंतर्गत आ रहे हो। तो दोहरी नागरिकता क्या है बच्चों? जब आप अपने प्रांत के नागरिक होते साथ में आप उस देश के भी नागरिक होते तो हम बोलते कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान आप पे एप्लीकेबल हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे संसद तथा विधान मंडल की प्रक्रिया। ठीक है, तो संसद और विधानमंडल के अंदर जो प्रक्रिया यूज होती है उसका वर्णन आपके संविधान में है। वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान में। यानी कि संसद में कौन सी क्रियाविधि का यूज करना है, विधानमंडल में कौन सी क्रियाविधि का यूज करना है, इन सब चीज़ों का जो विवरण है ये संविधान में है। और ये कहाँ से लिए गए थे? ये आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद में आप देखोगे, नेक्स्ट आप इसके बाद में देखेंगे आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। तो अब हम देखेंगे कि आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान ने क्या क्या ग्रहण किया है। तो आयरलैंड के संविधान में सबसे पहले क्या लिया गया है? सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक राज्य के नीति निदेशक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए बच्चों, जैसे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो इसको हम अभी आगे चल के जब नीति निर्देशक तत्व का टॉपिक पढ़ाने चलेंगे तो वहाँ पे हम आपको डिटेल वाइज में इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी आप नॉर्मल से समझ लेंगे कि क्या है। जैसे प्रत्येक जो राज्य है तो कुछ जो बोलते हैं कि हमारे मूल अधिकार होते हैं, हमारे मूल कर्तव्य हैं, कुछ हमारी फॉर्मल ड्यूटीज़ होती हैं जो हम निभाते हैं, ड्यूटी हमारी होती हैं। तो जब हमारी अपनी ड्यूटी है तो सेम उस टाइम पे राज्य के भी कुछ कर्तव्य होते हैं जो राज्य अपना समय समय पे हमारे लिए पूरा करता है। तो राज्य जो नीतियाँ बनाता है, जो नीतियों में हमारी सहभागिता होती है, वो सहभागिता हमारी किसके द्वारा तय होती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। राज्य के कार्य में जो सहभागिता है, वो समझिए इस चीज़ को, राज्य के कार्य में जो सहभागिता है, जिस सहभागिता में हम पर्टिकुलर क्या करते हैं? साथ देते हैं, योगदान देते हैं, उन नीतियों के मूल्यांकन में जो राज्य अपना कार्य करता है उन कार्यों के आधार पे वो क्या बनाता है? एक नीति बनाता है जिसके द्वारा निर्देशित करता है कि हमारे लिए क्या बेटर है और क्या हमारे लिए गलत है। तो वो किसके द्वारा करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से हमको राज्य में सहभागिता सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो इसके बाद देखेंगे इसी में नेक्स्ट आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? साहित्य, कला,
समाज सेवा, सहकारिता, बारह सदस्यों का मनोनयन। तो आपकी जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन कर सकते हैं। वो 12 सदस्य आपके साहित्य से रिलेटेड होते हैं। वो 12 सदस्य आपके कहाँ से रिलेटेड होते हैं? साहित्य से रिलेटेड होते हैं, कला से रिलेटेड होते हैं, समाज सेवा से होते हैं, सहकारिता से होते हैं और खेल जगत से होते हैं। आपको पता है कि खेल जगत से अभी हमारे खेल जगत के ही लिए गए थे, जिनका नाम था हमारे सचिन तेंदुलकर। ये कहाँ से लिए गए थे? खेल जगत से लिए गए थे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर आपके जो हैं ये खेल जगत के हैं, जो राज्यसभा में इस समय 12 मेंबर्स के रूप में हैं। और फिल्म जगत में आपकी रेखा जी हैं, जो आपके 12 मेंबर्स में इस समय फिल्म इंडस्ट्री से हैं। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में राष्ट्रपति का निर्वाचक, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में? अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक तो होता है विधान सभा, दूसरा होता है आपका दिल्ली पुदुचेरी की विधान सभा तथा लोकसभा तथा, हाँ, तो इसमें आपका है विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा है, और लोकसभा और राज्यसभा के हैं। तो इसमें सभी जो मेंबर्स होते हैं ये आपके इलेक्टेड बंदे होते हैं। ये सारे ही इलेक्टेड होते हैं, यानी कि चुने हुए बंदे होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे अमेरिका के संविधान से। अमेरिका, हाँ, तो अमेरिका के संविधान से तो बच्चों अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के अलावा राष्ट्रपति मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं बच्चों? अमेरिका के संविधान से। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। प्रेजेंट टाइम मूल अधिकारों की संख्या अब 7 से घट के 6 हो गई है। कितनी हो गई है मूल अधिकारों की संख्या? 7 से घट के 6 हो गई है। ठीक है, मूल अधिकार वो होते हैं जो आपको अधिकार दिए जाते हैं प्रोटेक्टेबल होने के लिए, कि जिसके आधार पे आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। मूल अधिकारों के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट के माध्यम से अपने शोषण से अपने लिए बचाव प्राप्त कर सकते हो। तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वो अथॉरिटीज़ हैं जिनके आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट
या हाई कोर्ट में अपने लिए शोषण के खिलाफ हक के लिए लड़ाई कर सकते हो। आप उसके लिए वहाँ पे क्या है, शोषण से आप बचाव कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे रिट के माध्यम से अपने लिए शोषण के खिलाफ में अपील कर सकते हो। मूल अधिकारों की संख्या प्रेजेंट टाइम कितनी है? 6 है। निश्चित इसके बाद में राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो अपील की जाती है, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, वो महाभियोग के नाम से जाना जाता है। और ये आपका अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में है, और ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर महाभियोग की बात करें तो संसद के 2 सदन महाभियोग को पुटअप करते हैं। संसद के 2 सदन महाभियोग को पुटअप करते हैं। वो 2 सदन कौन से हैं? एक तो आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। एक तो आपका लोकसभा है, दूसरा आपका क्या है? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में टोटल मेंबर्स इस प्रस्ताव को पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशंस वही है, 14 डेज का टाइम ड्यूरेशन आप देते हो, और ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति पे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है बच्चों? उपराष्ट्रपति का पद आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे वित्तीय आपात। वित्तीय आपात भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? सबसे पहले आपके जो संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, तो प्रस्तावना जिसमें प्रस्तावना दिया गया है, जिसमें उद्देश्य दे रखे हैं, ठीक है, तो प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 3 सूचियों में विषयों को डिवाइड किया गया है, तो वो 3 सूचियों में जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो संविधान की जो भाषा है, तो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई बच्चों? प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरा आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये भी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए हैं? ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक बार सही से फिर से समझ लेंगे क्या क्या लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा है उसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरा उसके बाद में प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची, जो 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशन है, इनको कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची में। इसके बाद देखेंगे कर्नाटक के
संविधान से, कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघीय शासन प्रणाली। पहला क्या लिया गया बच्चों? संघीय शासन प्रणाली। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया बच्चों? संघीय शासन प्रणाली। दूसरा इसके बाद में राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित विधेयक। दूसरा क्या लिया गया है? राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित विधेयक। ये भी कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र की अवधारणा। सशक्त केंद्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है बच्चों? ये भी ली गई है कनाडा के संविधान से। तो एक बार फिर से समझेंगे। देखिए, कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, यानी कि संघ को जो प्राथमिकता दी गई है, ये शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राज्यपाल जिन पे डिसीजन खुद नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में राज्यपाल उन विधेयकों को संरक्षित करके राष्ट्रपति के विचारण हेतु उनको प्रेषित कर देते हैं। तो ये जो विधि है, ये जो मतलब कि विधि प्रक्रिया जो है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये आपके कनाडा के संविधान से। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक की जो प्रक्रिया है, कहाँ से ली गई है? ये ली गई है कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र की अवधारणा, ये भी कहाँ से ली गई है? यानी कि सशक्त केंद्र बोले तो दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्थिति में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि पूरे देश के केंद्र में स्थित है। तो संविधान के निर्माताओं ने कहा कि जो केंद्र होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही सशक्त होना चाहिए। इसलिए इस केंद्र की परिपाटी का जो अवधारणा थी वो कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके बाद देखेंगे जापान के संविधान से। तो जापान के संविधान से क्या लिया गया है बच्चों? आपको पता है कि अनुच्छेद 21 में मेनका गांधी बनाम में बोला गया था कि वर्णित प्रक्रिया वो होनी चाहिए जो मनुष्य के अकॉर्डिंग हो और जो वक्त और परिस्थितियों को देख के उसके अनुसार अपने आप को ढालने वाली हो। तो प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? वक्त के अनुसार होनी चाहिए और मनुष्य के जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके अनुसार अपने आप को ढालने वाली होनी चाहिए। तो अनुच्छेद आपका जो 21 की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दूसरा इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है बच्चों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, इसके संविधान से लिया गया है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन
की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान में संशोधन देखा होगा आपने कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे कुछ नया जोड़ना है, जैसे आर्टिकल 14 में कुछ नया जोड़ना है, आर्टिकल 15 में कुछ जोड़ना है, तो उस कंडीशन में केशवानंद राम ने कहा था कि हमें मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करना है, बिना मूल ढांचे को परिवर्तित करते हुए संविधान में संशोधन कर हम उसमें ही पुटअप कर सकते हैं, बशर्ते मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो संविधान में जो संशोधन होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इस प्रक्रिया को लिया गया है और उसके आधार पे टाइम पे संशोधन किए जाते हैं। रूस के संविधान से तो रूस के संविधान से क्या लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये आपके लिए गए हैं मूल कर्तव्य। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। इसके बाद में फ्रांस के संविधान से, तो आपने देखा होगा कि भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली चलती है। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमारे भारत के संविधान में फ्रांस के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? फ्रांस के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है जर्मनी के संविधान से। क्या लिया गया है जर्मनी के संविधान से? आपात उपबंध। क्या लिया गया है? आपात उपबंध। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेंगे अच्छे से। सबसे पहले रूस के संविधान में तो मूल कर्तव्य, प्रेजेंट टाइम मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? टोटली 11। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो आपके रूस के संविधान से। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस के संविधान से। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिए गए हैं। ठीक है, तो आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज का टॉपिक आपको हमारा समझ में आया होगा, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और नेक्स्ट डे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा मूल अधिकार। तो इसी के साथ ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।